नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, आज की बहस सिर्फ मिडिल ईस्ट के युद्ध पर नहीं होगी। आज की बहस है इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत पानी और पानी पर मंडराते खतरे पर। देखिए, अब तक मिडिल ईस्ट में जंग तेल पर केंद्रित थी, सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब मामला जल संकट पर पहुंच गया। जी हां, मिडिल ईस्ट की आग पर ऑयल वॉर और ये वाटर वॉर में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है, विशेष तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान ने सीधी चेतावनी दी है। जी हां, समझिए इसे। ईरान ने चेताया है कि अगर उसके पावर प्लांट पर हमले बंद नहीं किए यूएस ने, तो वो खाड़ी देशों के पानी के प्लांट को निशाना बनाएगा। यानी अब जंग का अगला टारगेट ना कोई सैन्य ठिकाना है, ना कोई हथियार डिपो, बल्कि पीने का पानी होगा। अब जरा सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जहां रेगिस्तान है, जहां प्राकृतिक जल स्रोत बेहद सीमित हैं, जहां जिंदगी टिकी है समंदर के पानी को मीठा बनाकर पीने के प्लांट्स पर, जिसको कहते हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वो प्लांट ही तबाह कर दिया जाए तो क्या होगा। यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ये वो तमाम देश हैं जहां विशेष तौर पर इन देशों में ही 80% से लेकर 100% तक पीने का पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ये तमाम देश इन्हीं प्लांट पर निर्भर हैं। अगर यहां से इनको पानी ना मिले, समंदर का पानी मीठे पानी में तब्दील करने वाले प्लांट हट जाएं, तो ये प्यासे मर जाएंगे। यानी एक हमला और पूरा सिस्टम कोलैप्स, ठप हो जाएगा। लोगों के घरों में ना पानी होगा, ना जीवन। इधर ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दे दी है, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अल्टीमेटम दे रखा है। तो उधर ईरान ने पलटकर ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने अब स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर हमें छेड़ा तो हम तुम्हें प्यासा मार देंगे। अब आते हैं जवाब तो चाहिए कि सवालों पर, जो मौजूदा परिदृश्य में बहुत सटीक बैठ रहे हैं। सवाल बहुत सीधा, यह चेतावनी एक बड़े मानवीय संकट की शुरुआत है क्या पूरे मिडिल ईस्ट में? सिर्फ बयानबाजी या एक नई तरीके की जंग की शुरुआत है? तैयारी कर ली गई है। इंसान अब हथियारों से नहीं, अपनी जरूरतों से मरेगा क्या मिडिल ईस्ट में? सवाल यह भी महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट में अब पानी की जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि धमकियां पानी को लेकर ही अब दी जा रही हैं। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये नाम आपने पहले दिन से लेकर अब तक सुना है। 26-27 दिन हो गए युद्ध के, जहां से दुनिया का बहुत बड़े हिस्से का तेल गुजरता है हॉर्मुज स्ट्रेट से। और अगर वहां तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी, पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंसती जा रही है, ऑलमोस्ट फंस गई है। यानी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही या 3 देशों के बीच, ये जंग बनती जा रही है दुनिया बनाम संकट। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान अब अपने ही बनाए हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी ही जरूरतों से मरेगा? और क्या दुनिया इस खतरे को समझ भी पा रही है या नहीं, या फिर इंतजार हो रहा है? आज की बहस सिर्फ रणनीति की नहीं है, आज की बहस मानवता के अस्तित्व की है। क्योंकि अगर पानी छिन गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या, और अगर ये शुरू हुई, ये वॉर जो वाटर वॉर की तरफ जा रही है, अगर ये शुरू हो गया तो उसका अंजाम क्या होगा? सवाल बहुत बड़े हैं और आज जवाब तो चाहिए। हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, आप समझ पाए किस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं वो काम करते हैं, और मिडिल ईस्ट में किस प्रकार से ये प्लांट्स लगे हुए हैं और किन देशों में कितने प्लांट हैं, वो भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आगे आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में बात आज हम करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनन द्विवेदी जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अविनाश जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश सर, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत पीके सहगल सर आपसे करना चाहूंगा। सर, किस प्रकार से देखा जाए अब बदलते वॉर को, जिस प्रकार से तेल नहीं, अब बातें हो रही हैं कि हम उन प्लांट्स पर अटैक करेंगे जहां से इस खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कितना बड़ा संकट है ये, और क्या उस दिशा में बढ़ा है ये युद्ध, या सिर्फ बातें हो रही हैं अभी? पीके सहगल सर। ये बातें नहीं हो रही, साफ तौर पे ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने गलती की उसके पावर ग्रिड को हमला करने के लिए या उसके डिसैलिनेशन प्लांट्स को हमला करने के लिए,
तो वास्तव में वो इतनी बड़ा संकट खड़ा कर देगा मिडिल ईस्ट में, जिसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। तो साफ तौर पे कहा है कि जो अरब नेशंस है, जो अमेरिका के एलाइज हैं, जितने भी गल्फ जीसीसी कंट्रीज है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये बहुत बड़े पैमाने पर ये पानी का है डिपेंडेंस इनका 100, कुछ का 40% है, कुछ का 80% है, कुछ का 100% है ऑन डिसैलिनेशन प्लांट्स। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारा पावर ग्रिड को बर्बाद किया या हमारे डिसैलिनेशन प्लांट को हमला किया, तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के पानी को तबाह कर देंगे। और ये उनका मकसद ये कहने का इसलिए है ताकि ये देश जो है बहुत जबरदस्त अमेरिका के ऊपर दबाव बनाए, इजराइल के ऊपर दबाव बनाए कि किसी प्रकार से जरूरत ना करे अमेरिका इजराइल इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है फ्रेंडली नेशंस के लिए खुला है, लेकिन अगर हमारे ऊपर इस माफी का अटैक किया गया कि हमारे पावर ग्रिड के ऊपर, तो हम हर प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली बंद कर देंगे। जी सर। और हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया का जो है ठीक, बहुत बड़ा संकट। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का सर हम ले लेते हैं, उसके बाद में और डीपली चर्चा इस पे करेंगे। सर प्लीज आप बने रहिएगा। मनन जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मनन द्विवेदी जी, ये जो चेतावनियां दी जा रही हैं, क्या ये वाकई में सिर्फ दबाव की राजनीति है कि ये जो वाटर वॉर हमने संज्ञा दी है उस तरफ चीजें बढ़ चुकी हैं? क्योंकि दो देश ऐसे जिन्होंने कहा है कि हमारे इन प्लांट्स पर अटैक हो गया है, एक बहरीन है, दूसरे का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन क्या इस दिशा में चीजें बढ़ चुकी हैं या सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति हो रही है? देखिए, ये जो है दोनों तरह की राजनीति और कूटनीति का मिक्सचर है, एड मिक्सचर है जी सर। और जहां तक वाटर वॉर्स की बात है, ये रॉ मटेरियल्स के लिए जो लड़ाई होती है, रॉ मटेरियल्स के लिए जो युद्ध होता है, ये एक नए रूप से विश्व के सामने एक नई चुनौती की तरह सामने आया है। देखिए, और अगर हम इजराइल और वेस्ट एशिया की बात ही करें तो मेरे जहन में एक क्षेत्र आता है, एक वॉर आता है 1967 में, मतलब 1973 के योम किप्पुर वॉर को तो हम लोग जानते ही हैं कि वहां पर ऑयल की किल्लत हुई थी और अमेरिका और नीदरलैंड्स और यूरोपियन यूनियन के जो उस समय यूरोपियन काउंसिल हुआ करती थी, तो इसी के जो कंट्री से उनको रोक दिया गया था, कम ईंधन दिया जा रहा था। उसी तरीके से 1967 में गलीली वॉर हुआ, मतलब 1947 में तो युद्ध हुआ इजराइल के बीच में और अरब स्टेट्स के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं नगबा। और वो उस युद्ध के बाद में जब पराजय मिली अरब राष्ट्रों को, उसके बाद से गोल्डा मेयर के समय से वहां पे इजराइल का गठन हुआ एक पॉजिटिव राष्ट्र की तरह, एक संपूर्ण राष्ट्र की तरह। तो वाटर वॉर्स की क्योंकि आपने बात की है, तो गलीली वॉर्स ऐसे ही हुए। वेस्ट बैंक में ये लड़ाई हुई मेनली, जहां पे रिवर शेयरिंग को लेकर युद्ध हुआ, और ये युद्ध भी शायद 5-6 दिन ही चला, अगर मेरी मेमोरी मुझे सही याद दिलाती है। पर ये एक तरीके की शुरुआत थी जिसके चलते वाटर के लिए भी युद्ध, पानी के लिए, जल के लिए भी युद्ध हुआ करेंगे। और इसके अलावा मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का जो घटनाक्रम चला, उसमें भी भारत से जो ज्यादा डरा रहता है वो है पाकिस्तान। उसको ये तो भय रहता ही है कि उनके F-16 को हमारे रफाल, हमारे मिराजेस, हमारे सुखोईस और हमारे तेजस गिरा देंगे। पर उसके अलावा पाकिस्तान लगातार कोशिश करता है कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसको किसी तरीके से चेंज किया जाए, उसमें अमेंडमेंट लाया जाए, क्योंकि अगर हम रिवर्स को देखें, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्शंस में 3-3 रिवर्स दोनों राष्ट्रों के कंट्रोल में है। पर क्योंकि भारत अपर रिपेरियन राष्ट्र है, जिसके चलते बीच रावी सतलुज ये सब है, तो उसके चलते मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो उससे कहने का मतलब है वैसा ही खतरा अब वेस्ट एशिया में भी मंडरा रहा है, और वाटर वॉर्स कोई नई बात नहीं है। वेस्ट पश्चिम एशिया में ये खतरा कितना बड़ा है वो मैं आपसे समझूंगा आगे, क्योंकि तेल से वो अमीर तो बन गए लेकिन पानी के बिना वो जी नहीं सकते, और ये पानी वहां पे है नहीं, और ये पानी
की जो स्ट्रेटजी बन रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इन तमाम चीज़ों के पहलू हम समझेंगे। और क्या ये चीज़ें वाकई में संभव हो पाएंगी या सिर्फ और सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं या स्ट्रेटजी के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, हम इस पर भी बात करेंगे। अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, ये लगातार खबरें आ रही हैं कि डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर टारगेट किए जा रहे हैं, ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है। अब इन सबके बीच में क्या ये मान लिया जाए कि अब इस मिडिल ईस्ट की जंग का चेहरा बदल चुका है इन 26-27 दिनों में, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी चीज है सर। सर एक बार अनम्यूट, अविनाश सर एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा सर, तब आपकी आवाज आएगी। जी माफ कीजिएगा। हाँ, सभी को नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, ये जो लड़ाई है वो कई चरणों में चल रही है। पहले हमने हमास का एक चरण देखा, फिर हिजबुल्लाह का एक चरण देखा, फिर हुती का एक चरण देखा, फिर एक ईरान का भी चरण आया जो 10 दिन या 12 दिन चला। अब ये लंबे समय से ये काफी व्यापक हो चुका है। तो इसमें पानी का जिक्र आएगा, तेल का जिक्र आएगा, पर जो जिक्र आना चाहिए वो जिंदे इंसान का जिक्र है। पानी की जरूरत किसको पड़ती है? इंसानों को पड़ती है। इंसान बचेगा तब पानी तक हम आएंगे। जो हालत इस लड़ाई का है, जो कि कहीं नहीं जा रहा है, और ये लड़ाई का असली कारण है, हर आदमी जब भी लड़ाई करता है तो सामने अपनी जनता के सामने एक फुहरपना, चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, एक फुहरपना है कि हमारे एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अब जो पानी का टॉपिक आपने उठाया बिल्कुल जायज है, क्योंकि वही थ्रेट अभी है, एमिनेंट थ्रेट है, घंटे 2 घंटे वाला ये थ्रेट है। पर असली बात है कि अस्तित्व की लड़ाई जो कह रहे हैं वो लड़ने के लिए निकले हैं। इजराइल कहता है कि वो ज्यूस को खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई साल नहीं, ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जो पिछले 70 साल में ईरान और बाकी जो देश है, जो मुसलमान देश है, उन्होंने धमकी नहीं दी इजराइल को। कई लड़ाइयां हुई। आप देखिए ईरान अब तक कर क्या रहा था। ईरान ने विद्रोही पैदा किए हुती, ईरान ने हिजबुल्लाह पैदा किया। ये सब क्यों पैदा किया? इजराइल को दुखी करने के लिए, इजराइल को बम मारने के लिए, आसपास इजराइल को घेरने के लिए। अब इजराइल की जब सर से ऊपर पानी निकल गया 8 अक्टूबर के कांड के बाद, जो हमास के लोगों ने किया, उसके बाद द पंडोरा बॉक्स इज नाउ ओपन। अब जितने भी उसमें स्केलेटन है, जितने भी उसमें कारतूस है, बम है, बारूद है, ये सब बाहर निकलेंगे। अभी पानी, आप देखिए, पानी तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पानी तो बात की चीज है। इंसान मारे जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों में बम बरसाए जा रहे हैं। जो क्लस्टर बॉम्ब जो हमारे पास रक्षा विशेषज्ञ साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बताएंगे, जो आज तक किसी लड़ाई में बहुत यूज नहीं हुआ है, लिमिटेड यूज जिसका हुआ है, वो मिसाइलें निकल चुकी है। आईसीबीएम टाइप की मिसाइलों की बात हो रही है। तो जब इंसानी जान जा रहा है तो पानी पे हम क्या बात कर सकते हैं? ये लड़ाई इस वक्त मुझे नहीं लगता ये रुकने वाली है। ये पानी का स्वरूप लेगा। ये मुझे डर इस बात का है कि ये न्यूक्लियर स्वरूप भी ले सकता है। मैं पानी की बात तो कर ही रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये न्यूक्लियर स्वरूप भी ले सकता है। जो मरता क्या ना करता, ये डेस्पराडोस की लड़ाई है। ठीक है सर। जितने भी लोग वहां लड़ रहे हैं वो सारे अब डेस्परेट हो चुके हैं। तो कोई पानी पे बात कर रहा है, बट मैं इस बात से बिल्कुल घबराया हुआ हूं, और विश्व को इस बात से घबराना चाहिए कि ये एनी डे, इस महीनों के अंतराल पे मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियर भी हो सकता है। नहीं, बहुत बड़ी बात आपने की सर। पीके सहगल सर, क्या आप अविनाश जी की बातों से सहमत हैं? क्या उस दिशा में चीजें या बात इतनी आगे बढ़ चुकी है? और एक छोटा सा सवाल इसमें जोड़ दूं कि इन 26 दिनों में कौन कहां खड़ा है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। और ये क्लस्टर बम के बारे में क्या बता रहे थे अविनाश सर, अगर वो हमारे दर्शकों को आप समझा पाए, बता पाए सर तो। पहली बात है, ये लड़ाई जो हर दिन है और भयंकर होती जा रही है और डेंजरस होती जा रही है। चाहे आप इस युद्ध में शामिल है या युद्ध में शामिल नहीं है, आप बड़े पैमाने पर सफर कर रहे हैं। जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस हो गया है, जबरदस्त वाटर क्राइसिस होने जा रहा है, जबरदस्त जो है आपका खाद्य फूड स्केर्सिटी हो जाएगी, क्योंकि 40 to 45% दुनिया का जो फर्टिलाइजर है इसी इलाके से आता है। आपके 40 to 45% जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसका रॉ मटेरियल यहीं से आता है। जो आपकी जेनरिक दवाइयां जो हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, उसका भी वो 35 to 40% रॉ मटेरियल यहीं से आता है। तो दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर तमाम चीजों में कीमतें आसमान को छू जाएंगी। साथ ही साथ एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करना शुरू किया। देखो, जहाँ तक इसराइल और अमेरिका का ताल्लुक है, ईरान के जो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इंस्टॉलेशन है, उन तीनों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आइए, इन्हें अभी तक साफ तौर पे कहा है कि वहाँ किसी प्रकार की रेडियो लीकेज नहीं हुई, लेकिन अगर रेडियो लीकेज हो गई तो वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, बिल्कुल उसी माफिक जैसे चेरनोबिल में हुआ। इसी माफिक ईरान ने
डिमोना जो है उसके पास में हमला किया, क्लियर मैसेज देने के लिए कि अगर आपने इस माफी की कार्रवाई करते रहे तो हम आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद कर सकते हैं। अभी उन्होंने जब मिसाइल दागी थी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर दागी थी, ये दर्शाने के लिए कि हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास जी इस माफी की मिसाइल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो मल्टी वॉरहेड है, आपके इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को चकमा दे सकती है, आपके रडार्स को चकमा दे सकती है, और हम आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट को तोड़ सकते हैं, जिससे इसराइल का वजूद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है बाज आइए, इस माफी की कार्रवाई नहीं कीजिए। लेकिन आज कुवैत वगैरह में एक किस्म से बहुत पैनिक होना शुरू हो गया है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कुछ रेडिएशन लीक हो गया है। मुझे नहीं लगता कोई रेडिएशन लीक हो। आईएई ने साफ तौर पे कहा है ईरान में तो रेडिएशन लीकेज नहीं हुई, लेकिन जहां तक डिमोना का ताल्लुक है, इसराइल ने ना तो एनपीटी को साइन किया हुआ है, ना ही उन्होंने आईएई को परमिट किया है, और ना ही परमिट कर रहे हैं आके इंस्पेक्शन करने के लिए। लेकिन अगर लीकेज शुरू हो गई तो इट विल बी एज गुड एज अ न्यूक्लियर अटैक। बहुत बड़े पैमाने पर जनरेशंस टू कम विल सफर। अगर आप देखो जो चेर्नोबिल में हुआ, या अब अमेरिका में उनका एक आइलैंड के पास में हुआ था, या कहीं और जगह पे जहां भी लीकेज हुई है, आपको फुकुशिमा में लीकेज हुई, जब उनका सुनामी आया, साइक्लोन आया, अर्थक्वेक आया, उनमें से 6 पावर प्लांट में से 4 में लीकेज हो गई थी, उन्होंने पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद करना पड़ा। ऐसे में बहुत ही बड़े पैमाने पर संकट आ जाएगा, जिस माफी का संकट आज तक कभी नहीं आया। ठीक, And it will be as great as that of an actual nuclear war. ओके मनन जी, ये यूएई, कतर, बहरीन, सऊदीया, ये तमाम ऐसे देश हैं सर जहां 80 से 100% तक का पानी जो है इन्हीं प्लांट्स के माध्यम से आता है। अगर वाकई में ईरान ने उस दिशा में हमले कर दिए तो क्या ये निर्णायक साबित होगा? ये जरा हमारे दर्शकों को समझाए, क्योंकि पानी के बिना तो नहीं जी सकते आप। गोले बारूद से हो सकता है एक बार आप बच भी जाएं, लेकिन इससे नहीं बच सकते। तो क्या ईरान उस दिशा में कदम बढ़ाएगा ताकि चीजों को रोका जा सके, क्योंकि बहुत डैमेज ईरान में हो चुका है? देखिए, बिन पानी सब सोन वाली जो कहावत है वो बिल्कुल सही है। और अगर हम इतिहास में और इसमें राष्ट्रीय चरित्र का भी इसमें कहीं ना कहीं पुट सामने आता है, उसमें ये कि इजराइल किस चीज के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए इतना रेजिलियंट और इतना सम्मानित है। वहां के साइंटिस्ट, वहां की टेक्नोलॉजी और वहां का जो लड़ने का मादा है, इतना सराउंडेड होने पर भी वो देश लड़ता है। और अरब राष्ट्रों को या नॉन स्टेट एक्टर जो हैं, जैसे कि हिजबुल्ला हुए लेबनान में, हुतीज हुए येमेन में, शिया मिलिशियाज हुए इराक में और सीरिया में, और बाकी के, और हमास हुआ गाजा में। तो इन सब चीजों के लिए तो ईरान में बात होती है, और जिस कटिबद्धता के साथ इन लोगों का खात्मा करता है, क्लेंजिंग करता है, वो भी है। पर उसके अलावा पानी को हम देखें तो हम कहेंगे पानी को डिसैलिनेट करना, इसकी जो टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास तो रही है, पर इजराइल ने भी बहुत अच्छे तरीके से, बड़े ही सुगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से ये टेक्नोलॉजी वहां डेवलप की है। और जहां तक अगर हम देखें तो इजराइल का कॉपरेशन कई राष्ट्रों के साथ है, इरिगेशन, सिंचाई की तकनीक के लिए भी, और पानी के जनरेशन के लिए भी, और पानी को बचाने के लिए भी, जो कि भारत ने भी इसको बहुत बड़े लेवल पे पिछले 10-20-25 वर्षों में अडॉप्ट किया है। जो इजरायली टेक्निक है, इजरायली ट्रेनर्स है पानी से रिलेटेड, वो भारत आते हैं, और पंजाब, यूपी, राजस्थान में कई सेंटर्स चल रहे हैं कॉपरेशन के, म्यूचुअल कॉपरेशन के, इजराइल और भारत के बीच में। दूसरी बात है, जो इजराइल का जो राष्ट्रीय चरित्र की मैं बात कर रहा था, उनका कलेक्टिव लाइफ का चरित्र है, और इसके लिए हम लोग एक शब्द देख सकते हैं, वो है किबुट्ज। किबुट्ज में किस तरीके से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, और डिसैलिनेटेड वाटर के थ्रू एक अलग प्रजाति के टमाटर उगाए जाते हैं, आलू उगाए जाते हैं, खाद्यान्न उगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र का टकराव भी है, सांस्कृतिक टकराव तो है ही, सिविलाइजेशनल टकराव तो है ही। तो इजराइल को जो तकनीकी उद्यमता मिली है, जो उन्होंने टेक्निकी उनको एज मिली हुई है, उसके अगेंस्ट भी सिंबॉलिक था पहले युद्ध ईरान का और आतंकवादी संगठनों का, और अब ये पूरी तरीके से आमने सामने का युद्ध धीरे धीरे होता जा रहा है। और जहां तक पानी की किल्लत है, बहुत सारे जो आपने नाम लिए राष्ट्रों का, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स हैं ये, पर ऑयल के कारण, पेट्रो डॉलर के कारण ये लोग पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, प्रॉस्परस हैं और समृद्ध हैं। तो इन्होंने
आसपास का जो पानी है उसको सुखाकर, ठीक है इसको कहते हैं रिक्लेमिंग। जी तो रिक्लेमिंग करके भी अपने शहरी एरिया को, अपने अर्बन एक्सपेंस को बढ़ाया है। तो एक तरीके से ये क्या है कि बिल्कुल मानवता के अगेंस्ट ये काम करेगा ईरान, अगर ये पूरी तरीके से ये अटैक करता है इन सब क्षेत्रों पर। और इसके लिए एक शब्द और है, एक लाइन बोलूंगा बस मैं, जी सर, जल्दी से। वो हाँ। है कोलेटरल डैमेज। मतलब युद्ध में ये देखा जाता है कि आप कहीं सिविलियन क्षमताओं को, सिविलियन आशाइशों को, लग्जरीज को या नेसेसिटीज को कहीं आप तबाह तो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको प्रोपोर्शनेट मिलिट्री एडवांटेज और डिप्लोमेटिक एडवांटेज वहां पर मिल रही है। हाँ, ओके, ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है सर, ओके। अविनाश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश जी, क्या ये कहना गलत होगा कि आने वाले समय में, या वो समय आ गया है जब पानी जो है वो तेल से बड़ा हथियार बन चुका है इस मिडिल ईस्ट के युद्ध में? ये समझाइए हमारे दर्शकों को। और जो ये चर्चाएं चल रही पिछले 2-3 दिनों से कि अमेरिका और ईरान शांति वार्ता, इन सब की कितनी गुंजाइश आपको दिखती है? जी, पानी हथियार बन चुका है, ये काफी पुरानी बात है। उसको ब्लू गोल्ड कहते हैं। कई लेखक ने इसके ऊपर लिखा है कि द नेक्स्ट वॉर इज गोना बी फॉट ऑन फॉर ब्लू गोल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट बात, ये क्या ये पानी की लड़ाई हो रही है? नहीं, हम इसको पानी पे की लड़ाई नहीं बना सकते। ये लड़ाई जो है वो सिर्फ धर्म युद्ध है, ये धर्म की लड़ाई हो रही है। एक मुसलमान देश जो है वो यहूदी देश को मार रहा है, और ये क्रिश्चियन देश जो है पता नहीं क्या कर रहा है, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। ये लड़ाई कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ना इजराइल खत्म होने वाला है, ना ईरान खत्म होने वाला है, बस वहां के लोग खत्म होने वाले हैं। जो वहां के जो लोग हैं, जिनको ये जो लड़ाई का जो भुक्तभोगी है, आप ये बताइए, ये जो 10-12 जो लीडर मारे गए ईरान में, वो किस लिए मारे गए? क्या वो कॉमन लोग थे? नहीं, वो सब लीडर लोग थे जो केवल धर्म युद्ध के लिए लोगों को उकसा रहे थे। आप ईरान को, जब वो मॉडर्न ईरान था, जब ये 1957 या 1958 के बाद की बात कर रहा हूं, मॉडर्न ईरान वाज एज गुड एज यूरोप। वहां लड़कियां, महिलाएं जो थी वो यूरोपियन लगती थी, और उस तरह के कपड़े पहनते थे ये लोग। ये खमेनी साहब आने के बाद इन्होंने इसको थियोक्रेटिक स्टेट बनाया, और इस तरह का उन्माद फैलाया, इस तरह का उन्माद आज भी फैला रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अमेरिका कर रहा है वो भी गलत है। आप ये बताइए, इराक पे इन्होंने हमला किया, सद्दाम हुसैन को इन्होंने हटा दिया, कहां क्या मिल गया? केमिकल वेपन। कोई केमिकल वेपन नहीं मिला। केमिकल मास डिस्ट्रक्शन, पता नहीं क्या कहते थे जी, कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए कोई केमिकल वेपन बना रहे हैं, आज तक नहीं मिला। तो इस तरह की जो बातें होती है, जो अमेरिका करता है, अपनी हेजेमोनी बनाने की जो कोशिश करता है, उसके तहत ये लड़ाई हो रही है। पर इजराइल की जो लड़ाई है वो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है, वो लड़ाई बहुत दिनों से लड़ रहा है, और इस बार वो आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है, या तो खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा है, या खुद खत्म होने की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें पानी, तेल, लोग, हवाई जहाज, सड़क, रिहायशी इलाका कुछ मायने नहीं रखता। ठीक, ओके। पीके सहगल सर, ट्रंप के बयानों की थोड़ी बात कर लेते हैं। ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा, ये बातें उन्होंने कई बार रिपीट की हैं हालांकि, कि हम युद्ध जीत चुके हैं और ईरान बातचीत करना चाहता है और बातचीत चल रही है, वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इसको लेकर वो एग्री हो गया है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखा जाए, और जो शांति वार्ता चल रही है सो कॉल्ड, वो वाकई में आपको लगता है कि धरातल पर उतरेगी? जेडी वेंस से लेकर तमाम लोग लगे हुए हैं, बातचीत, पाकिस्तान मध्यस्थता और तमाम बातें चल रही हैं। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं सर? देखो, ट्रंप जो बोलते हैं, एक तो उसके ऊपर उनके अपने लोगों को भी भरोसा नहीं है। उस सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ समझौता होने जा रहा है, ईरान ने साफ तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, 5 दिन के लिए हम युद्ध विराम कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने साफ तौर पे कहा कि हमने इस माफी की कोई उनके साथ बातचीत नहीं करी, जब तक हमारा ताल्लुक है हम किसी प्रकार से युद्ध को रोकेंगे नहीं, जब तक वो हमारी शर्तों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनकी सबसे बड़ी शर्त है कि उनके ऊपर जितनी भी सैंक्शन लगाई गई है वो सैंक्शन को हटाया जाए, उनको अमेरिका मदद करे जो सिविलियन यूजेज है न्यूक्लियर का, उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए। जहां तक रेजिम चेंज का ताल्लुक है, वो कहते हैं रेजिम चेंज का ख्वाब हटा दें। फिर अमेरिका ने कहा है कि वो 30 दिन के लिए सीज फायर प्रपोज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के माध्यम से हमने 15 पॉइंट की डिमांड दी है, जो ईरान को सौंप दी है इस्लामाबाद ने। लेकिन वंस अगेन ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना ही हम युद्ध को रोकने वाले हैं।
जिन्होंने युद्ध स्टार्ट किया है, इसराइल और अमेरिका ने, उन्हीं को फैसला करना है कि युद्ध कब खत्म करना है। जहाँ तक मिलिट्री एम है या पॉलिटिकल एम है, अमेरिका को अभी तक समझ नहीं आया कि उनका मिलिट्री एम क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है, उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है। किसी भी लड़ाई को स्टार्ट करने से पहले 4 चीजें ध्यान में रखी जाती है। पहले कि आपका मकसद क्या है, किस वजह से ये लड़ाई लड़ रहे हो। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को क्लियर है आज तक कि कौन क्या मकसद है। दूसरा कि आपकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है, उस मकसद को अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है जी। तीसरा जो है आपके पास क्या इनफ रिसोर्सेज हैं, कॉम्पिटेंस है कि आज के माहौल में आप उस मकसद को पूरा कर सकते हो। आज योर प्रिपरेशन सही है, आज योर लॉजिस्टिक्स सही है, सब कुछ आपने पोजीशन है। और चौथा कि आपका एंड गेम क्या है जी। आप कैसे इस लड़ाई को खत्म करोगे। इसमें किसी प्रकार से कोई अमेरिका को क्लैरिटी नहीं है। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल नहीं चाहेगा ये युद्ध को जल्दी खत्म करे। जिस दिन युद्ध खत्म हो गया जी सर, इसराइल के प्रधानमंत्री जेल में चले जाएंगे करप्शन के चार्जेस के लिए। ओके सर, 10 सेकंड दूंगा सर, मेरे को क्लोज करना है। अविनाश सर, हाँ जल्दी से। जी, जो रक्षा विशेषज्ञ साहब कह रहे थे उसको को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं याद कराऊंगा आपके दर्शकों को कि कितना हल्ला किया अपोजिशन वालों ने, और देश में भी कुछ लोग ऐसे थे, अरे पाकिस्तान को ये करना चाहिए था, फोड़ देना चाहिए था, फलाना। हमने कितने तरीके से हर एक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और हमने बराबर यूज किया प्रोपोर्शनेट। जो हम आए आपके पास, पहले बार हमने टेररिस्ट कैंप को मारा, फिर आप नहीं समझे तो फिर हमने आपके बेसिस को मारा, और हमने बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने आप को रोका। क्योंकि लड़ाई कभी भी कोई संदर्भ नहीं बना सकता है डेवलपमेंट का। और हिंदुस्तान अब अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हो चुका है, तीसरे स्थान पे आने की कोशिश कर रहा है, तो लड़के तो नहीं आ सकता, डेवलपमेंट सही आएगा। ठीक, ओके सर, मेरे पास समय आज सीमित था। आप सभी का बहुत आभार, आपने कीमती समय अपना दिया, आप सभी का बहुत आभार सर। देखिए, ईरान ने सीधी चेतावनी जो दी है, आज हमने उसी पर बात की, क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर यूएस ने उनके पावर प्लांट्स पर हमला करना शुरू किया दोबारा से या जारी रखा, तो वो खाड़ी देशों के सभी पानी के प्लांट्स पर अटैक करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई वाटर वॉर पर आई। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।